गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम एमओटी भी कहते हैं। देखिए, इस थ्योरी में हम बिल्कुल अपोजिट पढ़ेंगे वीबीटी के बारे में। जैसा कि आपको पता है, इस चैप्टर में हमने 3 थ्योरी पढ़ी है, वीएस, ईबीआर, वीबीटी और एमओटी, आज जो कि थर्ड है, जो कि स्ट्रक्चर्स के बारे में बताएगी। जो पिछली वीबीटी का मैं एक बार रिकैप दे दूं कि उस थ्योरी ने कहा था कि एटम्स आपस में जब ओवरलैप करते हैं, ओवरलैपिंग होती है, तो मिलकर क्या बनाते हैं? मोलिक्यूल्स बनाते हैं। लेकिन एमओटी कहती है कि जब दो एटम्स मिलते हैं, ओवरलैपिंग करके ऑर्बिटल भी क्या दो ही बनाते हैं, जिनको हम मोलिकुलर ऑर्बिटल कहते हैं। वहां पर क्या था? एक मोलिक्यूल ओवरलैपिंग करके मिक्स होके एक बन जाता था, लेकिन यहाँ दो एटम मिलकर ओवरलैपिंग करके दो मोलिकुलर ऑर्बिटल, जिनको हम नाम देते हैं। आज तक हमने एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में सुना था, लेकिन इस थ्योरी में मोलिकुलर के भी ऑर्बिटल के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटम है, एक और हाइड्रोजन एटम मिलकर ओवरलैप होकर क्या बनाते हैं? H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये थ्योरी हमें मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी बताती है, उनके मैग्नेटिक नेचर के, उनकी स्टेबिलिटी और उनके बॉन्ड ऑर्डर के बारे में भी बताती है। जो सब हमने वीबीटी के अंदर नहीं पढ़ा था, वो हम एमओटी के अंदर पढ़ेंगे। सारी बातें हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके जो फीचर हैं, या जिसको हम पॉस्टुलेट भी कह देते हैं, वो क्या है? फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? जस्ट लाइक एन एटम, मॉलिक्यूल हैज अ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी। जैसे एटम्स के अंदर हमने ऑर्बिटल्स पढ़े हैं, ऐसे ऑर्बिटल्स के भी, मॉलिक्यूल्स के भी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनकी एनर्जी क्या होती है? डिफरेंट होती है। मैं फर्स्ट आपको जो फीचर्स लिख रही हूँ, बड़े शॉर्ट में लिख रही हूँ, तो आपको इसकी डिटेल जो पूरा पॉइंट होगा बुक में मिल जाएंगे। साथ साथ इस पॉइंट्स को नोट करते जाइए, चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या बताती है? ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूल्स क्या भी बताया? ऑर्बिटल्स हैं, उन सबकी डिफरेंट एनर्जी है। एक बार सिर्फ पॉइंट को समझो, जब मैं इसको प्रैक्टिकली बताऊंगी तो और ज़्यादा क्लियर होगा। सेकेंड पॉइंट ये कहती है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से। मान लो दो एटम मिलकर बनाए, तो उनसे मिलकर क्या बनेंगे? दो ही मॉलिक्यूल बनेंगे, और वो ऐसे बनेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं आपस में, जिनकी एनर्जी क्या होती है? कंपेरेबल, सेम एनर्जी होती है। वही मॉलिक्यूल्स, वही एटम मिलकर क्या होंगे? कंबाइन होंगे, जिनकी एक तो कंपेरेबल एनर्जी क्या होगी? सेम होगी, और उनकी जो सिमिट्री होगी वो भी ऑलमोस्ट प्रॉपर होगी या सेम होगी। वही एटम्स कंबाइन होंगे। जैसे एस ऑर्बिटल, एस एटम का ऑर्बिटल है, एस एस मिलकर ही कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाएंगे। पी पी का कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाएंगे। पी का भी पी एक्स कंबाइन होंगे, पी वाई कंबाइन होंगे। मतलब जिनकी एनर्जी सेम होती है, वो सब मिलकर क्या करते हैं? कंबाइन होते हैं। ये ऐसा कहती है। बाकी थ्योरी जैसे जैसे बताऊंगी क्लियर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट कहता है कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड ए न्यूक्लियस इन एन एटम इज गिवन बाय एटॉमिक ऑर्बिटल, कि एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर हमें क्या पता चलता है? कि एटम के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता चलता है। किसी न्यूक्लियस के अंदर किसी एटम का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है अराउंड ए न्यूक्लियस, कि इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एटम कहाँ है, एटॉमिक ऑर्बिटल से ये पता चलता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी पता चलता है एमओटी से हमें, मीन्स एमओटी की से हमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का भी पता चलता है, कि किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, एमओटी से हमें ये पता चलता है। ये भी पॉइंट आपको प्रैक्टिकली क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये फोर्थ पॉइंट, पहले इन 3 पॉइंट का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फीचर्स के अंदर ये 3 पॉइंट नोट कर लीजिए। चाहो तो इस तरह कर लो, चाहो थियोरेटिकल फॉर्म में भी आप कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इसकी फीचर्स में कहता है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, वो उतने ही बनते हैं जितने हम एटम्स कंबाइन करेंगे। मीन्स अगर मान लो मैंने एक एटम और एक एटम, 2 एटम कंबाइन किए हैं, तो इनसे मिलकर जो मॉलिक्यूल बनेंगे वो भी 2 ही बनेंगे, कि नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। जितने एटम जोड़ोगे उतने ही मॉलिक्यूल बनेंगे। और ये क्या कहता है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, बीओ लिख रही हूँ जिसको मैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है? लोअर एनर्जी होती है,
और हमें पता है जिसकी एनर्जी ज़्यादा लोअर होती है वो क्या होता है, स्टेबल ज़्यादा होता है, स्टेबल ज़्यादा है। और ये कहता है कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी और वो स्टेबल कम होगा, उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, वह अनस्टेबल होगा। अब ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का क्या केस है, आपको याद होगा श्रोडिंगर ने, मैंने आपको सेकंड जो चैप्टर करवाया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम यूनिट बताई थी, उसमें एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आई थी। श्रोडिंगर ने साई वेव फंक्शन के बारे में बताया था कि ये बताया था एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहाँ होती है, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ फाइंड होगा, तो उसने साई को इससे रिप्रेजेंट किया था। तो इसी की मॉडिफाई फॉर्म इसके अंदर है कि श्रोडिंगर ने कहा था कि हम मान लो कोई एटम का 1s ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं दूसरे 1s ऑर्बिटल के साथ। कोई एटम है, उसका न्यूक्लियस है, ये एटम है, और यहाँ पर 1s और 1s ऑर्बिटल अगर ऐड होंगे तो वो ऐड होकर ओवरलैप हो जाएंगे और ये ओवरलैपिंग होकर क्या है, ऑर्बिटल बड़ा हो जाएगा। ऐसा श्रोडिंगर का कहना था वेव फंक्शन का। और इसने ये भी कहा था कि यहाँ पर क्या होते हैं, सेंटर के अंदर इसके इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को ये बताता है कि यहाँ पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि हमें पता है ऑर्बिटल क्या होता है, हमने ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस पढ़ा था सेकंड यूनिट में। ऑर्बिटल क्या कहा था, जहाँ पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, कहा था ना, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, जब कुछ क्या होंगे, दो एटम क्या होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे। और इस तरह की प्रोसेस को इसने क्या कहा था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नाम दिया था। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब दो एटम जब मिलकर ऐड होते हैं और एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या फिर इसको नाम दिया गया था बॉन्डिंग ऑर्बिटल का नाम दिया था। जब बॉन्ड बनाएंगे, जब ऐड होंगे तो आपस में क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी, शेयरिंग कह लो। यहाँ पर शेयरिंग को ही एक ओवरलैपिंग का नाम देते हैं हम, और वो क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, जो कैसे बनता है, बाय द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस एक प्रोसेस होती है कंस्ट्रक्टिव, जब एडिशन की वजह से है। और जब इन्हीं एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम माइनस करते हैं, 1s और -1s, तो ये क्या होगा, ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी इनके बीच में, मीन्स जो इंटरफेरेंस होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, जीरो होगी। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर बीच में एक प्लेन बन जाएगा जिसको हम नोडल प्लेन कहते हैं, NODAL, नोडल प्लेन। नोडल प्लेन वो होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी होती है, डेंसिटी होती है, वह जीरो होती है, जहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, क्योंकि ये क्या हो गए, 1s और 1s ऑर्बिटल क्या हो गए, माइनस हो गए, और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, इसके बीच में स्पेस है, और स्पेस को हम नाम देते हैं नोडल प्लेन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जीरो है। और यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये उसकी उल्टी है, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नाम देते हैं। वो क्या थी, कंस्ट्रक्टिव, कुछ कंस्ट्रक्ट होता था, कुछ नया बनता था। यहाँ डिस्ट्रक्टिव, वो भी खत्म हो जाता है, माइनस हो जाता है। और ये जो ऑर्बिटल होता है उसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। जैसे वो बॉन्ड बनता था और यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग होता है, बॉन्डिंग नहीं होती। इसको हम डिनोट करते हैं स्टार से। जैसे आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी, इसकी थ्योरी एक्सप्लेन करूंगी, इसका डायग्राम बनाऊंगी, तब ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और ये क्या होता है, जैसे मैंने इस पोस्टुलेट में बताया, इसका पॉइंट क्या कहता है, तो इसका पोस्टुलेट भी यही कहता, क्या, बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी लोअर है और स्टेबिलिटी ज़्यादा है, और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है और स्टेबिलिटी कम है। ये इसके बारे में कहता है। तो ये इसके क्या थे, पोस्टुलेट थे, और ये श्रोडिंगर के द्वारा इंटरफेरेंस का कंसेप्ट भी मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपसे एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस पूछा जाए तो ये भी आप बता सकते हो, अपने आप बता सकते हो, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि जब आप थ्योरी पढ़ लोगे तो ये कोई भी बड़ी बात नहीं है। अब इसने इंटरफेरेंस का कंसेप्ट जो दिया, मैंने एस ऑर्बिटल्स के ऊपर आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है कि एस ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप होते हैं तो इस तरह का बनता है। एक्चुअल में ये कंसेप्ट उसने निकाला कहाँ था, वेव थ्योरी से निकाला था। वेव थ्योरी, ये तो मैंने ऑर्बिटल्स पे डायरेक्ट बता दिया, लेकिन वेव थ्योरी से भी बता देती हूँ। जैसे मान लो कोई दो वेव्स हैं, हमें पता है एक वेव के अंदर एक क्रस्ट और एक ट्रफ होता है। जब वो ऐड होंगी, मतलब ऐड होना मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेंगी। वेव्स थ्योरी की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये जो क्रस्ट होगा इसका साइज भी बढ़ जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाएगा और ट्रफ का भी बढ़ जाएगा।
यहाँ पर जो ऑर्बिटल बनता है वो बॉन्डिंग यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस बनता है। यानी कि अगर ये किसी एटम का, हाइड्रोजन का HA है और ये HB है, तो मिलकर HAB साई AB बनाते हैं बाय द कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। अगर यही वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर दो वेव्स को हम माइनस कर दें तो कुछ भी नहीं बनता, डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। यानी कि इसके अंदर साई A है और साई B, तो क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, जिसकी वजह से एंटी बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल है। मतलब मिलकर डिस्ट्रक्ट हो जाता है, कोई वेव का जन्म नहीं होता। अगर साई A और B की वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो यानी A और B माइनस होके बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, कोई वेव नहीं बनेगी। लेकिन अगर A और B की वैल्यू ग्रेटर है तो वो थोड़ी सी बनेगी, उसका एम्पलीट्यूड थोड़ा छोटा होगा। वो सब हमें इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हमारा पॉइंट सिर्फ इतना ही है। A और B की वैल्यू कोई पॉइंट लिख सकते हो सकता है किसी बुक्स में A और ग्रेटर देन B का केस भी दे रखा हो, तो आप ये दो भी करोगे तो इनफ है। इसी में हमारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी +1 लेवल तक। तो आगे बहुत ज़्यादा डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है। नीट में, जेई में भी यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस का केस, जिसके अंदर मैंने बॉन्डिंग और एटॉमिक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के बारे में बताया है। अब होता क्या है, इसके अंदर कई बार डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग में डिफरेंस बताओ, तो उसकी वो टेबल है, वो भी आप सेल्फ करोगे। जब मैं पूरी एनर्जी की डायग्राम बना दूंगी, थ्योरी बता दूंगी, तो ऑटोमेटिकली और ज़्यादा क्लैरिटी आती जाएगी। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि इसका एक एनर्जी लेवल डायग्राम, कि इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनता कैसे है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। एक्चुअल में क्वेश्चन पोस्टुलेट पे ना आके डायग्राम पे आता है। एनर्जी लेवल डायग्राम ये MOT थ्योरी का होता है। जैसे आपको कोई मॉलिक्यूल दे देगा और कहेगा इसका एनर्जी लेवल या MOT डायग्राम बनाओ, इसके ऊपर MOT थ्योरी बताओ और इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बताओ। तो आपने क्या करना है, पहले इसके कुछ रूल्स मैं बता देती हूँ। ये इसकी जो एनर्जी लेवल डायग्राम के क्या रूल्स हैं, किन बातों को फॉलो करता है। पहला तो जो ये फॉलो करेगा, ऑफ-बो प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ऑफ-बो प्रिंसिपल आपको याद है, जिसमें अंदर हमने क्या कहा था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी लोवेस्ट एनर्जी है उसको हम पहले फिल्ड करेंगे। लोवेस्ट एनर्जी फिल्ड फर्स्ट। जिसकी एनर्जी कम होती है उसको पहले फिल किया जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल थे। क्योंकि यहाँ भी एनर्जी लेवल डायग्राम है, हमने मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही करनी है। जो पॉइंट मैंने फर्स्ट बताया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, कि इसके अंदर हम मॉलिक्यूल की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, और वो कॉन्फ़िगरेशन के रूल ऑफ वो प्रिंसिपल, हंट्स रूल और पॉली वो सेम ही रहेंगे। सेकेंड रूल क्या था, पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। पॉलीज ने क्या कहा था कि कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल है उसके अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं विद अपोजिट स्पिन। ये रूल भी फॉलो होगा। अब मैं इसकी डिटेल नहीं बता रही, ये मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेकेंड यूनिट में बता चुकी हूँ। हंट्स रूल क्या कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर मान लो किसी भी ऑर्बिटल के अंदर, किसी भी सबशेल के अंदर अगर ज़्यादा ऑर्बिटल हैं, जैसे 2px 2py 2pz डीजनरेट ऑर्बिटल है, कोई सबशेल है P, उसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, पहले सारे सिंगली फिल्ड होंगे, सिंगल फिल्ड होंगे, फिर जाकर पेयरिंग स्टार्ट होगी, फिर दूसरे में इलेक्ट्रॉन फिल होगा। तो ये तीनों रूल आपने कॉन्फ़िगरेशन के माइंड में रखते हैं। अब एनर्जी लेवल डायग्राम का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लेस देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन हैं, तब रूल क्या रहेगा, सेम। और 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, लेस देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर लेस देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन है तो उनका रूल सेम रहेगा। जैसे मान लो एग्जांपल दे रही हूँ मैं, लिथियम 2 पॉजिटिव आ गया। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3, और 2 लिथियम है तो 3 to the 6, मतलब इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 से कम है। उसके बाद बेरेलियम का एटॉमिक नंबर 2, 2 बेरेलियम है तो 4, तो इलेक्ट्रॉन 4। बोरोन का 5 होता है लेकिन 2 का 10 हो जाएगा। कार्बन का 6, 2 का 12 हो जाएगा। नाइट्रोजन का 7 और 2 का 14। 14 या 14 के इक्वल, अगर 14 से कम या 14 के बराबर इलेक्ट्रॉन है, इनके लिए रूल सेम रहेगा। वो रूल क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा। जैसे कि मैंने आपको बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का कंसेप्ट बताया था,
तो इसी के अंदर आपको ये ध्यान रखना है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर हम इसका ये एक्सपेरिमेंटली ऐसा रूल दिया गया था, एनर्जी लेवल का जो स्टेप थे वो फॉलो क्या दिया। इसमें एक बात और ध्यान रखना, इसमें n+l रूल फॉलो नहीं होता। उसमें तो क्या होता था, n+l रूल फॉलो कर लेते थे हम, हमें पता चल जाता था पहले एटम किस में जाएगा, इलेक्ट्रॉन 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में। इसमें किस अकॉर्डिंग होता है, ये एक्सपेरिमेंटली हमें पता चलता है कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, सिग्मा 2s में, फिर सिग्मा स्टार 2s में। क्योंकि मैंने क्या कहा था, अगर कोई भी 2s ऑर्बिटल है तो टूट के 2 2s बनाएगा, 2 2s ऑर्बिटल क्या है, मिलकर 2 ही 2s बनाएंगे। तो इसीलिए एक सिग्मा हो रहा होगा और एक सिग्मा स्टार होगा, यानी एक बॉन्डिंग होगा और एक एंटी बॉन्डिंग होगा। फिर क्या होगा, पाई 2p x, फिर होगा पाई 2p y। ये रूल है एनर्जी लेवल, पहले इसमें इलेक्ट्रॉन इस सीरीज में फिल करना है। सिग्मा 2p z, पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y और सिग्मा स्टार 2p z। यहीं पे आपका खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन यहीं तक ही आएंगे आपके, इसके आगे आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ही आपके इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ ये याद रखना है, और इसका मैं बाद में जब डायग्राम बनाऊंगी इजी तरीका भी बता दूंगी। और पाई का मतलब क्यों है यहाँ पे, सिग्मा पाई का क्यों कंसेप्ट है, मान लो कोई भी, क्योंकि मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, 2 एटम्स आपस में कंबाइन है। जैसे नाइट्रोजन है, हमें पता है नाइट्रोजन के अंदर 3 बॉन्ड बनते हैं, 2 नाइट्रोजन के अंदर, क्योंकि मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं ना। और हमें पता है बॉन्डिंग जब बनती है तो डबल मल्टीपल बॉन्ड भी होते हैं, तो एक बॉन्ड सिग्मा होगा तो बाकी 2 बॉन्ड पाई होंगे। इसीलिए यहाँ पाई में भी फिलिंग होगी और सिग्मा में भी, और बॉन्डिंग में भी और एंटी बॉन्डिंग। इसीलिए रूल हम क्या फॉलो करेंगे, अगर लेस देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन है, एग्जाम्पल्स इनके लिए हम फिलिंग क्या करेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग। ये आप अपनी नोटबुक में इसका स्क्रीनशॉट लो, वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन, रूल नंबर 2 क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन क्या है, ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, जैसे एग्जाम्पल O2 के अंदर, F2 के अंदर और Ne2 के अंदर, तो हम कैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, पहला वही सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, इसमें सिर्फ इसको आगे ले आएंगे, सिग्मा 2pz, फिर पाई, ये वाले दोनों, पाई 2px, पाई 2py, फिर पाई स्टार, एज इट इज रहेगा, सिर्फ एक चीज एक्सचेंज कर रही हूँ, 2px, पाई स्टार 2py, और फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, सिग्मा स्टार 2pz। तो अब अपने को स्टार को देखते ही बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग माइंड में आ जाना चाहिए। तो ये रूल है ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन के लिए, और ये उसके एग्जाम्पल है, और ये है लेस देन 14 के लिए। इसको नोट कर लीजिए। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू इसको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ, क्वेश्चन कैसे आएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया, ड्रा द मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम फॉर N2 मॉलिक्यूल। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, MOT का डायग्राम बनाओ, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर N2 मॉलिक्यूल। तो हमने क्या करना है, हमने किससे स्टार्ट करना है, देखो मैंने अभी रूल बताया। एक बात और भी ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ सिग्मा 2s और 2s बनाया, ये भी ऐड कर सकते हो, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ये ऐड कर लोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बुक में आपको मैं अभी बताऊंगी कैसे दिया होगा। सिग्मा स्टार 1s आगे ऐड कर लो दोनों के, क्योंकि ऑर्बिटल पहले 1s में, फिर 2s, फिर 2p, इस तरह से फिलिंग होती है। देखो अब क्या करेंगे, हम नीचे से डायग्राम स्टार्ट करेंगे। N2 मॉलिक्यूल का मैं स्टार्ट कर रही हूँ, लास्ट में आपको पूरे का स्क्रीनशॉट लेने दूंगी, पहले इसको समझो। नीचे से 1s ऑर्बिटल है, मान लो 1s ऑर्बिटल 2 होंगे, एक 1s और एक 1s आप यहाँ लिखोगे, राइट। वो जो क्या होंगे, स्प्लिट होकर 2 1s बना रहे हैं, इस तरह से आप इसको बनाओगे। इसका डायग्राम बनाने का तरीका आपको ये फॉलो करना है, क्योंकि ये ओवरलैप हो रहे हैं। और नीचे जो होगा वो सिग्मा 1s होगा, और यहाँ होगा सिग्मा स्टार 1s। इसका रीज़न मैं बता चुकी हूँ, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा। एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा है, इसीलिए ऊपर है, बट स्टेबिलिटी कम है। 1s के बाद क्या आता है, 2s। 2s क्या करोगे, एक 2s यहाँ लिखोगे और एक 2s यहाँ लिखोगे। जब वो स्प्लिट होंगे, दोनों के इधर ऐसे लाइन लगाओ, ओवरलैप हो गए, स्प्लिट हो रहे हैं तो ऊपर जा रहे हैं। एक स्प्लिट होकर नीचे जाएगा क्योंकि एक की एनर्जी कम है। यहाँ कौन सा बनेगा, सिग्मा 2s, और यहाँ बनेगा सिग्मा
स्टार 2s, और ये इस तरह से ऑर्बिटल बनेंगे। 2s के बाद रूल कौन सा फॉलो करना है, क्योंकि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन, तो रूल कौन सा फॉलो होगा, फर्स्ट वाला। पहले इलेक्ट्रॉन 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार, फिर जाएगा पाई 2px और पाई 2py में। एक्चुअल में क्या होते हैं, p ऑर्बिटल हमें पता है 3 p ऑर्बिटल होते हैं। 2p है, 2p के अंदर px, py, pz। इधर भी क्या है, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं, थ्योरी तो यही कहती है px, py, pz। वो स्प्लिट होते हैं इस तरह से, ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है इसके अंदर। जब वो स्प्लिट होंगे तो वो कैसे होंगे, यहाँ आपको लिखना है पाई 2px, यहाँ लिखना है पाई 2py, राइट। ये क्या है, यहाँ लिख रही हूँ मैं पाई 2px, नीचे भी लिख सकते हो पाई 2py, और यहाँ फिर किस में आएगा, सिग्मा 2pz के अंदर टूट रहा है ये, इस तरह से स्प्लिटिंग होगी इसकी, राइट। ये यहाँ से स्टार्ट कर लियो, प्रॉपर डायग्राम आप बुक में से देख सकते हो, एक आइडिया दे रही हूँ मैं आपको। फिर उसके बाद क्या आएगा, सिग्मा स्टार, आप रूल को देखोगे पाई 2px स्टार, और फिर क्या आएगा एटॉमिक ऑर्बिटल पाई स्टार 2py, ये इस तरह से बनेगा। फिर बनेगा सिग्मा स्टार 2pz, और फिर इस तरह से। रूल्स को देखो, यहाँ क्या था, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, और हमें पता है ये बॉन्डिंग है, इनकी एनर्जी कम है, तीनों नीचे आएंगे। ये एंटी बॉन्डिंग है, स्टार वाले हैं तो एनर्जी ऊपर आएगी। सिर्फ यही फर्क है हमारा। अब मैं एक एग्जांपल दूंगी आपको नाइट्रोजन का 14 इलेक्ट्रॉन का, और अगर 18 का आ जाए, O2 का आ जाए, तो सिर्फ आपने क्या करना है, इसको हमने क्या करना है, ये वाले 2 ऑर्बिटल ऊपर ले जाने हैं, ये नीचे, इन दोनों का इंटरचेंज होगा, ये 2 ऊपर ये नीचे, बाकी सारा डायग्राम एज इट इज रहेगा। अब हमने क्या करना है इसके अंदर, जैसे कॉन्फ़िगरेशन करते थे, वो क्यों बताए, 3 रूल क्या थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, वो वाले, वो तीनों रूल को फॉलो करना है, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। एक इम्पॉर्टेंट बात, बुक में क्या है, सिर्फ डायग्राम इतना ही बना रखा है, 1s को मिस कर रखा है, लेकिन हमने भी क्या करना है, ये डायग्राम इतना बना सकते हो, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन को काउंट करना नहीं भूलना, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो आपने नहीं भूलने। चाहो तो ये तीनों बना दो, चाहे डायग्राम इतना बना दो। देखो मैं अब आपको इलेक्ट्रॉन फिल करके दिखा रही हूँ। 14 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, हमें पता है 1s में पहले फिल होता है, 1s में कंप्लीट फिल करेंगे, 1 2 अपोजिट स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशन है ये मैं बता चुकी हूँ। तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, चौथा यहाँ जाएगा, पांचवा और छठा, पहले एक ऑर्बिटल फुल फिल हो रहा है पूरी तरह से, और ऑर्बिटल में 2 ही आ रहे हैं, पोलिस और हंट्स को फॉलो कर रही हूँ, 2 4 और 6, फिर 7 और ये 8, 8वां इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हमने क्या रूल करना है, हंट्स रूल। हंट्स रूल में पहले 2 ऑर्बिटल इकट्ठे आ गए जिनकी एनर्जी सेम है, तो पहले दोनों को हाफ हाफ फिल्ड करोगे, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इसमें, कितने हो गए टोटल, 2 4 6 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 11वां इलेक्ट्रॉन इसी को पेयर्ड करो, 12वें में इसी को पेयर्ड करो, 13वां इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, तो 14 इलेक्ट्रॉन इस तरह से हो गए। अगर आप ये मिस करना चाहो तो भी फीलिंग ऐसे नहीं करना, यहाँ से 1 गिन लो, तो 4 आपने नीचे से मन में सोच लेना है कि 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से 5 से काउंट करना है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2 नाइट्रोजन है तो 14, और एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए 14 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। ये था हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम। ये आपने डायग्राम बनाना है प्रॉपर, इतना भी बना सकते हो, इतना भी, मर्जी है आपकी। अब इस डायग्राम से हमें एक कंसेप्ट मैंने क्या कहा था, एक तो हम मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, साथ में हम इसका क्या, इसकी एप्लीकेशन में भी डाल सकते हो पॉइंट, इसकी हम स्टेबिलिटी भी निकाल सकते हैं। स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं इसकी, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होगा, स्टेबिलिटी निकालने से पहले मैं आपको इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखा रही हूँ, उसी से स्टेबिलिटी पता चल जाएगी। बॉन्ड ऑर्डर का आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, NB माइनस Na बाय में 2, NB मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, Na नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, दोनों को माइनस करके बाय में 2 करना है। हमने क्या करने हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को काउंट करना है, एंटी बॉन्डिंग को काउंट करना है, और फिर क्या करना है,
बाय में 2 कर देना है। अब मैंने जैसे कहा कि बुक में डायग्राम सिर्फ इतना बनाया, चाहे तो इतने काउंट कर लो या फिर सारे काउंट कर लो, वो आपकी मर्जी है। तो आप बॉन्डिंग किसको काउंट करोगे, इतने को काउंट कर लो तो भी बात एक ही है, बराबर ही आएंगे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, या इतने काउंट कर लो, जैसे मर्जी कर लो। देखो मैं करके दिखाती हूँ। मान लो डायग्राम इतना ही है बुक में, बॉन्डिंग मतलब बिना स्टार वाले, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 ये हैं, 2 4, 2 6 और 2 8। बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8। तो एनबी की वैल्यू 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, स्टार वाले, ये तो काउंट नहीं किए, 2, और यहाँ कितने हैं, सिर्फ 2 ही, 2 और स्टार वाले और कोई है, अच्छे से चेक करो बॉन्डिंग में कोई स्टार वाला ऑर्बिटल हो, 2 ही है ना, सिर्फ स्टार वाले देखो 2 हैं, आगे कोई स्टार नहीं है, तो एंटी बॉन्डिंग में पुट करो 2, 8 माइनस 2/2, 8 माइनस 2 6/2, मतलब बॉन्ड ऑर्डर आ गया हमारा 3। आप चाहो तो मैं दूसरे तरीके से भी बता सकती हूँ आपको, दूसरे तरीका मतलब पूरे डायग्राम से देखो, बॉन्डिंग कितने होंगे, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 हो जाएंगे इस बार, 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 2 4 हो जाएंगे, 10 माइनस 4/2 6/2 ही आएगा, तब भी बॉन्ड ऑर्डर हमारा 3 ही आएगा। तो ये क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है उसके बीच में बॉन्ड्स, मतलब नाइट्रोजन के अंदर हमें पता है कितने बॉन्ड्स होते हैं, 3 बॉन्ड ऑर्डर से भी ये बात पता चल रही है। स्टेबिलिटी का कैसे पता चलेगा, आप सीधा बता सकते हो कि अगर Nb की वैल्यू ग्रेटर देन है Na से, यानी कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स अगर आपके पास ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग, तब कहोगे कि मॉलिक्यूल स्टेबल है। लेकिन अगर नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल कम है एंटी बॉन्डिंग से, तब आप कहोगे मॉलिक्यूल अनस्टेबल है। और अगर आप कहो कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग इक्वल हैं, यानी आंसर 0 ही आ गया, तब भी मॉलिक्यूल कैसा होगा, अनस्टेबल। तो इससे हम स्टेबिलिटी का पता भी लगा सकते हैं। तो ये रूल ले लो, इसका स्क्रीनशॉट, वैसे बुक में सब कुछ अवेलेबल है, बट आप चाहो तो नोट्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दी, डायग्राम बता दिया, बॉन्ड ऑर्डर बता दिया, स्टेबिलिटी बता दिया। और एक हमें इससे पता चलता है मैग्नेटिक नेचर का। मैग्नेटिक नेचर का कंसेप्ट समझो क्या कहता है। मैग्नेटिक नेचर हमें बताता है 2 तरह के नेचर, एक होता है डायामैग्नेटिक नेचर और एक होता है पैरामैग्नेटिक नेचर। आप क्या कहोगे, या तो वो डायामैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक है। डाया का मतलब 2 से होता है, मतलब एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, अगर आपको इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग मिलती है, आपको लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर में है, तो वो नेचर होगा डायामैग्नेटर। और अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तब आप कैसे कहोगे इसका नेचर पैरा। कैसे पता चलेगा, उसकी डायग्राम से। डायग्राम में आओ, लास्ट में ऊपर से नीचे से लेके ऊपर तक नजर मारनी है। लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो पेयर है, क्या कोई अकेला अकेला है इलेक्ट्रॉन, अगर ऐसे होता, मान लो ऐसे और ऐसे, ये क्या है, अनपेयर्ड है। 16 के केस में हो सकता था ना ऐसे, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 16, अनपेयर्ड होता तो ये किसका हो जाता, O2 का हो जाता, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो वो नेचर पैरा हो जाता। लेकिन लास्ट में यहाँ पर क्या है, लास्ट में पेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, अकेला कोई भी नहीं है, तो ये क्या है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो N2 का नेचर क्या है, डायामैग्नेटिक। तो कई बार पूछा जाता है कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक, तो ये सब भी आप कर सकते हो। अब चाहो तो स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक नेचर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये पूरा पेज मैंने कर दिया है। अब आपने O2 मॉलिक्यूल का डायग्राम आपने नोटबुक में बनाना है। और ये बात ध्यान रखना, बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हुए हैं, जरूरी नहीं है अकेला नाइट्रोजन दे, आपको कहेगा N2 और N2 पॉजिटिव का भी करो। N2 पॉजिटिव का कैसे करोगे, नाइट्रोजन में जैसे 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 में +1 है तो -1 करके 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और डायग्राम उसका वही रूल मैंने बता दिया, 14 से इलेक्ट्रॉन से कम या 14 हो तो डायग्राम फर्स्ट वाला, नहीं तो थोड़ा सा इंटरचेंज कर दोगे, उसको नीचे ले आओगे, बता चुकी हूँ। ये आप बुक में भी आपको मिल जाएगा कंसेप्ट। ये थी हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें आपसे कई बार बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पूरा आएगा क्वेश्चन। कैसे आएगा, ड्रा द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर O2 मॉलिक्यूल, ऑल्सो डिस्कस अबाउट इट्स स्टेबिलिटी, मैग्नेटिक नेचर एंड
बॉन्ड ऑर्डर। और ये बात ध्यान रखना, बॉन्ड ऑर्डर कभी भी फ्रैक्शनल भी हो सकता है। हो सकता है आपका बॉन्ड ऑर्डर 1/2 आ जाए, 2.5 आ जाए, डेसिमल में फ्रैक्शनल भी हो सकता है बॉन्ड ऑर्डर। तो आपको ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये MOT तीनों थ्योरी हमारी ख़त्म हो गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए ही इतना ही।